हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और जो बिहार में चल रहा है उसके बारे में आप जागरूक होंगे। और जो चल रहा है वो उसका नाम है SIR। क्या होता है SIR? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज़ का? वोटर लिस्ट का। जो लास्ट SIR हुआ था वो 2003 में हुआ था और 2003 के बाद ये 2025 में किया जा रहा है, क्योंकि इसी साल अक्टूबर नवंबर में कहें या सितंबर अक्टूबर के आसपास चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सामने आ जाएगा और इसलिए SIR की ज़रूरत, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 जून 2025 के अपने नोटिफिकेशन में कहता है कि इसीलिए SIR की ज़रूरत पड़े। वो डॉक्यूमेंट आप देख भी सकते हैं जिसमें उसने अपने पावर को भी बताया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के किस धारा के अंदर, किस सेक्शन के अंदर उसे ये अधिकार मिला है। सवाल उसका नहीं है। इस टेक्निकलिटीज़ के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। आप जानते होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे थे, क्या उसके तर्क थे। ये भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस पर सुनवाई चल रही है। बहुत हाय तौबा मचा हुआ है। पार्लियामेंट से लेकर के निर्वाचन भवन तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर सवाल उठा रही हैं और निश्चित तौर पर अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो सवाल उठाना बनता भी है। क्यों नहीं सवाल उठाया जाए। अब मूल सवाल ये है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ों को आप जानते हैं और जो वो मूल सवाल ये है कि भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परिभाषा में हम कहते हैं, और ख़ास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के अंदर लोगों का जो मत है, लोगों का जो वोटिंग राइट है, राइट टू वोट है, ये अलग विषय है कि जो आप ये कहें कि मताधिकार वो मौलिक अधिकार में आता है कि संवैधानिक अधिकार में आता है। इस पर अभी भी बहस जारी है। कुछ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के ये कहा गया है कि ये फंडामेंटल राइट का भाग है, खास करके आर्टिकल 19 का, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। कुछ जजमेंट में ये कहा गया है कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, साथ ही साथ स्टैट्यूटरी राइट है। वो उस विवाद को आप छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबको बेसिक मताधिकार का अधिकार दिया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया गया बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और यह माना गया कि जो भी इस देश के लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं और हर नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगा गया। तो भारत में हैं, तो भारत के हैं, इस वजह से वो यहाँ के नागरिक हैं। और इस वजह से हालांकि भारत के संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का पावर दिया जाता है। लेकिन नागरिकता तय करने का अधिकार क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जैसा कि इसमें प्रतीत हो रहा है। 11 डॉक्यूमेंट जो कहे गए कि इन 11 डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा ये प्रूफ करने के लिए कि आप उस एरिया में, उस कंस्टिट्यूएंसी में आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, और तभी आपको, और उसमें भी आप ये देखिए कि आधार कार्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया, राशन कार्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया, मनरेगा कार्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र को रखा गया, जो कि रिकॉर्ड है बिहार में कि जितनी वहाँ जनसंख्या उससे अधिक आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए। और ये कहते हुए कि आधार कार्ड या इलेक्शन आईडी और ये सब बनवाना बहुत आसान है, फ्रॉडियल तरीके से फ्रॉड करके भी बनाया जा सकता है। तो व्हाट अबाउट आवासीय प्रमाण पत्र? और इसके आधार पर ये कहना, और ये सब कुछ जानता है, यहाँ वोटिंग राइट किसको है? ये वोटिंग राइट केवल यहाँ के नागरिकों का है, भारत के नागरिकों का है। हालांकि उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक वो है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट उस कंस्टिट्यूएंसी का होना चाहिए जहां पर आप एज ए वोटर रजिस्टर्ड है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? जनरली जो वहाँ रहता है, भले कहीं और भी चला गया हो, उसका इंटेंशन है कि हम वहीं पे हमेशा रहेंगे, भले वो कमाने। तो और कमाने वाले जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका क्या सोल्यूशन है?
तो नागरिकता कौन तय करेगा इस देश में? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को अधिकार है कि वो नागरिकता डिसाइड करे कि कौन नागरिक है इस देश का और कौन नहीं। तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला बनता जा रहा है कि क्या इस SIR के नाम पर नागरिकता तो डिसाइड नहीं किया जा रहा। 35 लाख लोगों को ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट आया है उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया। कितने तो ऐसे लोग हैं जो मरे भी नहीं लेकिन उनको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह भी वोटर लिस्ट वोटर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनका नाम नहीं हटा। तो ये कैसे ये जस्टिफाई कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि हम उनका नाम काट देंगे जो दूसरे जगह रजिस्टर्ड हैं। तो आपको क्या ये पता नहीं चल पा रहा? न्यूज़पेपर्स में लगातार ये बातें आ रही हैं कि जो ये किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर अनसाइंटिफिक है, अनरीजनेबल है, कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं। किस आधार पर आपने डिसाइड किया कि यही 11 डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, जबकि उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए आधार कार्ड लिया जाता है और आधार ही कार्ड को कहा जा रहा है कि हम नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड से नागरिकता प्रूफ नहीं होती। और तो ठीक है, चलिए नागरिकता नहीं प्रूफ होती है, हम मान लेते हैं कि वो आप कार्ड नहीं लेना चाहते। और फिर आप ये भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बिना नागरिकता के आधार पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि आप वोटर हैं कि नहीं है, सही वोटर है, जेन्युइन वोटर हैं कि नहीं है। तो वो बेसिक डॉक्यूमेंट और चीज़ों के लिए क्यों है? अगर आधार इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो बाकी सारे चीज़ों को बाकी सारे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए और सारे स्कीम्स में आधार कार्ड चाहिए। तो क्या आधार कार्ड इसलिए कि वो सबको दे सकते हैं? जब सबको दे सकते हैं तो ये इंडियन के लिए ही कैसे हुआ? और अगर ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो आधार सारे डॉक्यूमेंट्स में, सारे स्कीम्स में आधार की ही जरूरत क्यों है? तो दोस्तों ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दे पा रहा। वो ऐसे बात कर रहा है, मतलब ऐसे ब्यूरोक्रेटिक और टेक्निकल तरीके से जिससे जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है वह उसी पर सवाल उठना शुरू हो गया है। सब कोई इस देश में जानता है कि यहाँ पर बहुत सारे गरीब हैं और वो मेजोरिटी में है। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, वो बाहर जाते हैं। लगभग 26 लाख के आसपास लोगों का कहा जाता है कि मतलब वो मर गए हैं। जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रहा है वो सामने फोटो खींच के बता रहे हैं कि हम तो जिंदा हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमने मरा घोषित कर दिया है। उनका क्या? वो अगर कहीं और चले गए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि डेमोक्रेसी ये लोगों का तंत्र नहीं, ये कुलीन तंत्र बनता जा रहा है। ये एसी में बैठे हुए लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठे हुए लोग तय करेंगे कि हमारी नागरिकता क्या होगी, कब हमको काटना है नाम आपका, हम काट देंगे और रीजन भी नहीं बताएंगे। ये कारण नहीं बताया जा रहा है कि इतने लोगों को, 35 लाख लोगों को, ठीक है मरे हुए लोगों को आप छोड़ दीजिए जो जेन्युइन जिनका डेथ हो चुका है, तो कारण तो आप बताओ ना कि क्यों उन्हें हटाया गया। वैसे लोगों को बताओ ना कि उनको क्यों हटाया गया जिनका पहले से नाम था। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्यों किसी को अपनी नागरिकता प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ रही है जब सब कोई जान रहा है कि ये यहाँ का भारतीय नागरिक है। चलिए उन लोगों को घुसपैठिए को आप छोड़ दीजिए। क्या घुसपैठिए जो निकाले गए उसमें से 25-26 लाख सारे घुसपैठिए हैं? इस सवाल का जवाब क्या दे पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसे बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, वो प्रवक्ता की तरह बात ही कर रहा है, वो सरकारी प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये भी सेंस नहीं है कि आप यहाँ के लोगों की क्या कीमत समझते हैं। सबसे पहले ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को भारत के बारे में जानने की जरूरत है, प्रवक्ता नहीं बनने की जरूरत है। ये ब्यूरोक्रेसी की खासियत होती है, उसको लगता है कि भारत के कर्ता धर्ता हम ही हैं। और ये जनता को भी जानने की जरूरत है कि आपका ब्यूरोक्रेसी कैसे आपके बारे में सोचता है।
तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जितने भी डेटा का क्लेम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका उलट आप देखिएगा तो सारा का सारा उसका ये बातचीत या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सामने आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि बहुत सारे जगहों पर जो बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है? मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अब डेटा दिखाते हैं फटाक से कि फट से वेबसाइट पर कितने लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया। अरे भैया कितना फ्रॉड हुआ। ग्राउंड लेवल पर आप जा करके देखिए, बीएलओ कभी किसी के घर गया ही नहीं, बीएलओ किसी के घर पर गया ही नहीं, वो फोन से ही सब कर लेता है। और आप उसमें मैंडेटरी रूल, तो कहने का मतलब कि ये रूल रेगुलेशन का जो टेक्निकलिटीज़ है वो पूरे ग्राउंड से अलग है। गांव के स्तर पर जा कर के आप पता करिए, आपको पता चलेगा कि कितने ट्रांसपेरेंसी से ये एसआईआर का एक्सरसाइज हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे बात कर रहा है जैसे उसको संविधान और यहाँ के लोगों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। क्या ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हम विश्वास करें? क्या ये जो संस्थान है भारत के अंदर, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या उनकी ये गिरती साख आने वाले लोकतंत्र के लिए खतरा है या अच्छा संकेत है? क्या कहेंगे आप इसको? लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठते जा रहा है, लगातार उसकी जो विश्वसनीयता है वो कम होते जा रही है। केवल सत्ता पक्ष को छोड़ दें तो बाकी कोई भी उसके कार्यप्रणाली से, उसके गतिविधि से खुश नहीं है जिस तरह से किया जा रहा है। बिहार में तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आ रही, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हम पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर इस एक्सरसाइज को करेंगे। अरे भाई, क्यों इस देश को, इस लोकतंत्र को कुलीनवादी बना रहे हैं? कुछ लोग एसी में बैठ करके तय कर देते हैं कि ये रूल भारत के लिए अच्छा हो, जबकि ग्राउंड लेवल पर जाता है तो कंप्लीट फेलियर होता है उसका, जैसे अभी देखने में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जरूरत भी नहीं पड़ती कि किसी से कंसल्ट करें। भाई किस आधार पर, किससे कंसल्ट करके इतना जल्दी इस एक्सरसाइज को करने का, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोया क्यों था? ये तो बताना पड़ेगा ना उससे। सो व्हाट दे विल डू? दे विल इनवाइट some selected journalist in the cabin. They will organize press conferences. They will release some notification, press release. That is enough for democracy of India. They will not interact with people. They will not interact with civil society groups. They will not interact with political parties. In this bureaucratic way, and of course it is not democratic. It is anti-democratic. In this way, Election Commission of India is functioning. So guys, whether it is good sign for Indian democracy or a bad sign for Indian democracy, you need to discuss this also. This is very, very important for the future of the democracy. Whether you are going to save the democracy, और democracy का मतलब क्या है? कौन है democracy का spirit? लोग हैं यहाँ के, गरीब हो या अमीर हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यहाँ का सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को ही अमीरवादी बनाना चाहता है। वो तय करेगा कि किनको हम सेलेक्ट करें वोटर के नाम पर। तो ये तो वही समय दिखने लगता है ना, जब अंग्रेज जो है सेलेक्ट करते थे कि कौन वोट देगा, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास एडुकेशन है। तो उनका क्या, जो यहाँ के लोकतंत्र के कहे जाते हैं कि रीढ़ हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको वंचित कर दीजिए। वंचित तो वैसे भी वो हैं, उनको और वंचित कर दीजिए। उनके पास एक वोट की ताकत है, लेकिन ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सो कॉल्ड जो एडुकेटेड वर्ग है ना, उसको बर्दाश्त ही नहीं होता। वो कैसे तय कर रहा है भारत का फ्यूचर? हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास संपत्ति है। अगर ये रवैया रहा तो आने वाले समय में, वैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी, कॉम्प्रोमाइज्ड डेमोक्रेसी।
और ये उसी तरफ आप लेके जा रहे हैं। और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं, यही विपक्ष में होते तो आज ये रोड पर होते हैं। तो उनकी मजबूरी है, सत्ता में है तो भाई ये सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही विपक्ष में होते तो रोड पर कूद करके हंगामा कर रहे होते और कहते कि हम लोगों की राजनीति कर रहे हैं, और आज दूसरा कर रहा है तो सिस्टम के खिलाफ राजनीति लग रही है। तो दोस्तों, इस बारे में सोचिए, समझिए, क्या सही ओपिनियन है, क्या डेमोक्रेसी को बचाएगा, क्या आप संविधान में विश्वास करते हैं, यहाँ के लोगों के अधिकार में विश्वास करते हैं। निश्चित तौर पर ये उन्हें सोचना होगा कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर हम जाने की शुरुआत कर रहे हैं। और ख़ास करके तब जब डेमोक्रेसी को बचाना हो और उसमें एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका पर सवाल उठना शुरू हो गया है। तो क्या हम एक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं या लोकतंत्र संकट की तरफ बढ़ रहा है? और लोकतंत्र में खास करके वो लोग जो हाशिए पर थे, उन्हें वोट के अधिकार के माध्यम से उन्हें अपनी आवाज़ को सुनाने और सुनने के लिए कुछ लोगों को, जनप्रतिनिधियों को मजबूर करने की ताकत जो मिलती है इस वोट से, क्या वो खतरे में है? इस बात को समझना होगा। बिहार केवल एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन अगर ये पूरे देश में होता तो कितने लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, ये सोचिए। और लोकतंत्र पर इसका क्या खतरा पड़ेगा, इसके बारे में भी समझिए, जानिए और लोगों को बताइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम नए नए टॉपिक पर आपके साथ बात करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।